हार्ट अटैक जब होता है यूजुअली काफ़ी सडनली होता है, जब वो फाइनल अटैक आता है। और इसके कई कारण होते हैं जब किसी को हार्ट अटैक होता है। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में बहुत ब्लड प्रेशर कॉमन चीज़ है। कहते हैं इंडिया में अबाउट 20% लोग यानी 20% ऑफ पीपल इन इंडिया आर हाइपरटेंसिव। चाहे वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए वो एक अलग बात है। वैसे जो काफ़ी सारी जो ये चीज़ें हैं ये साइलेंट किलर्स हैं। ये आपको बताएंगी नहीं कि आपको ये तंग कर रही है बॉडी में। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ के लक्षण बहुत कम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो इनके लक्षण नहीं होते, लेकिन एकाएक फिर ये धीरे 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 ग्रेजुअली प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आपके हार्ट को हार्ट की आर्टरीज को तंग करते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं और फिर एक दिन आपको हार्ट अटैक हो जाता है। खाने में काफ़ी योगदान होता है, स्पेशली अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, आप ट्रांस फैटी फूड खा रहे हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान मानते हैं हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल में, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल में। जैसे कि जो समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, ऑल दीज थिंग्स जो हम बहुत टेस्टी होती हैं और हम लोग खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड से इतना शायद कंट्रीब्यूशन ना हो अगर आप उसको एक ठीक तरीके से खा रहे हैं। आप फ्राई ना करिए चीज़ों को, आप ग्रिल करके खाइए। एग में आप थोड़ा येलो का क्वांटिटी कम कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, सो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि अगर आपने येलो छोड़ दिया या चिकन छोड़ दिया तो आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। देखिए, जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये सब वनस्पति, डालडा, दीज आर ऑल वेरी हाई इन ट्रांस फैट्स। इससे जब आप खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत होती है बॉडी के अंदर, और इन्फ्लेमेशन होती है और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर होता है, उसके 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर वाला नंबर, एक नीचे वाला नंबर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इफ योर ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90, दैट इज बाय डेफिनेशन hypertension and you require medicines for it. कफ जो है हाथ पे फर्म रखिए, ये नहीं कि बहुत टाइट हो, मतलब एक डिसेंट टाइटनेस पे, ये नहीं कि एकदम लपेट दिया, जस्ट एज अ फर्म रख लीजिए उसको यहाँ पर, एंड यू सिट क्वाइटली फॉर 2 minutes. You should not have smoked. सिगरेट नहीं पीनी चाहिए आपको उसके आधा घंटे पहले। चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा दूर रहिएगा। अपने रिलैक्स करिए, 2-3 लंबी सांसें लीजिए और अपना बीपी चेक करिए। बीपी की दवाई मैं कहता हूँ आपको शुरू करनी पड़ेगी। कहते हैं डॉक्टर साहब, मैंने तो पढ़ा है कि एक बार शुरू हो गई तो बंद ही नहीं होते। वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करने को तैयार। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स, पूरे शरीर के सारे अंगों को ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। आप ब्रेन में देखेंगे, आपके ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से। आपका रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया। तो इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, 2-3 दवाइयाँ चल रही होती हैं, दवाई मेरी कम कर दो, ये कर दो, और काफ़ी बारी वो बिना बताए दवाई छोड़ भी देते हैं और उससे प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बारी आपको हार्ट अटैक आया, बहुत वैलिड चीज़ है, हमें फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को रोकना है, हमें नई ब्लॉकेजेस को आने के लिए रोकना है, और उसके 3 पिलर्स हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन्स। हार्ट हेल्थ यानी कि हमारे दिल का स्वास्थ्य। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ पर। हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं जिनमें हमने हार्ट के बारे में बात की है। हमने कवर किया है ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, और हार्ट अटैक पर भी हमने बात की है। तो आज जो भी सवाल इस सेशन में मैं पूछने वाली हूँ वो मेरे खुद के सवाल नहीं होंगे, वो सवाल होंगे आपके। जो सवाल आप हमसे कमेंट्स में पूछते हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, सारे सवाल आज हम डॉक्टर से करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव की इस स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एट मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो डॉक्टर से आज हम बहुत सारा कॉन्वर्जेशन करेंगे हार्ट हेल्थ के अराउंड। उनसे हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल क्या रेंज होता है, अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपने हमसे पूछे हैं वो हम डॉक्टर से करने वाले हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। डॉक्टर समीर, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
प्लेजर डॉक्टर। सो डॉक्टर, आज का सेशन ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बहुत जितने भी हमारे यूजर्स के क्वेश्चंस हैं ना अराउंड हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर्स, मैं वो आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसमें हमारे बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो अपने उनके जो डाउट्स होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं और वो बहुत एग्रेसिवली चाहते हैं कि हम उनके सारे सवालों के जवाब दें। सो वी थॉट कि आपसे ही उनके जवाब जाने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है, जो हमारे एक यूज़र है उन्होंने किया है कि उनके एक फैमिली मेंबर थे, बिल्कुल फिट थे, अच्छा खासा एक्सरसाइज भी करते थे, उनका खान पान भी काफ़ी ठीक था और अचानक से एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ही वॉज आस्किंग कि बिना किसी साइंस के, बिना किसी सिम्टम्स के भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? देखिए, ये एक बहुत ही आम चीज़ है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये रोज़ हार्ट अटैक्स हम लोग देखते हैं। और हार्ट अटैक जब होता है यूजुअली काफ़ी सडनली होता है। जब वो फाइनल अटैक आता है, और इसके कई कारण होते हैं जब किसी को हार्ट अटैक होता है। वो क्या बड़े कारण हैं जिससे हार्ट अटैक होता है? तो वो है ब्लड प्रेशर, एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में बहुत ब्लड प्रेशर कॉमन चीज़ है। कहते हैं इंडिया में अबाउट 20% लोग, यानी 20% ऑफ पीपल इन इंडिया आर हाइपरटेंसिव। चाहे वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए वो एक अलग बात है, लेकिन 20% ऑफ इंडिया को कहते हैं हाइपरटेंसिव मानते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग कॉज, यानी कि हाई शुगर्स एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक होने का। इंडिया में कहते हैं कि अबाउट 100 मिलियन पीपल इन इंडिया या डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपनी जांच कराएं, रेगुलरली जांच कराएं। जब शुगर हो, बॉर्डरलाइन शुगर हो, तो जाके अपनी जांच कराएं, फिर उसका सब्सिक्वेंट इलाज लें। उसके बारे में भी हम श्योर बात करेंगे हम लोग। फॉर श्योर। उसके बाद स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब कोई आदमी सिगरेट पीता है तो धूम्रपान करता है, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो। लोग कहते हैं जी हम सिगरेट नहीं पीते, हम बीड़ी पीते हैं, या हम हुक्का करते हैं। तो इट इज़ नॉट कि वन इज़ बेटर और वर्स देन दी अदर, ये सारे ही हानिकारक हैं। इन सारों से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपकी फैमिली में किसी आदमी को हार्ट डिजीज़ हुई है या हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी जो रिस्क होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। स्पेशली आपके मम्मी पापा, भाई बहन, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो। सो ये कुछ बड़े बड़े कारण हैं। एयर पोल्यूशन, स्ट्रेस, बैड डाइट, बैड लाइफस्टाइल, तो ये सारे कारण होते हैं जिससे किसी को हार्ट अटैक होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल। इनमें से जो काफ़ी सारी जो ये चीज़ें हैं, ये साइलेंट किलर्स हैं। ये आपको बताएंगी नहीं कि ये आपको ये तंग कर रही हैं बॉडी में। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ के लक्षण बहुत कम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो इनके लक्षण नहीं होते, लेकिन एकाएक फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आपके हार्ट को हार्ट की आर्टरीज को तंग करते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं और फिर एक दिन आपको हार्ट अटैक हो जाता है। ओह गॉड, आई थिंक डॉक्टर जितने भी आपने रीजंस अभी बताए हैं, मेजर क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर आया है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। एक्चुअली डॉक्टर अभी ना कुछ टाइम पहले एक नई स्टडी भी आई है जिसमें बताया गया है कि जब हमेशा हमें लगता है कि हार्ट अटैक का मेजर जो रीज़न है वो है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन डायबिटीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आपने मैंशन किया कि 100 मिलियन लोग जो है इंडिया में वो डायबिटी या प्री डायबिटिक हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने भी बहुत हाईलाइट किया है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना प्योर नहीं है, पोल्यूशन का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अगर मैं बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल हमारे खान पान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। और इसी संबंधित हमारे एक यूज़र हैं जिन्होंने सवाल किया है कि मुझे ना चिकन खाना बहुत पसंद है, मुझे एग खाना बहुत पसंद है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है। तो वो कैसे इन सारी चीज़ों से खुद को दूर करें और कैसे जो इनका खान पान है, नॉनवेज फूड है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है? देखिए, जो खान पान है इसका काफ़ी योगदान होता है आपके कोलेस्ट्रॉल में, बट नॉट कम्प्लीटली। A lot of the cholesterol genetically determined होता है। एंड काफ़ी बार जैसे लोग एज करते हैं तो उनके the body changes and cholesterol tends to increase as well। खाने में काफ़ी योगदान होता है, स्पेशली अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, आप ट्रांस फैटी फूड खा रहे हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान मानते हैं हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल में, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल में। जैसे कि जो समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, ऑल दीज थिंग्स जो हम बहुत टेस्टी होती हैं और हम लोग खाते हैं, टेम्पटिंग होती हैं। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था तभी मैंने देखा काफ़ी लोग ऑफिस में कचौड़ी पड़ी हुई थी, जलेबी पड़ी हुई थी, ऑल दीज टेस्टी थिंग्स वर देयर, बट
ऑल दीज थिंग्स जो ट्रांस फैट्स की हैवी होती हैं, दे इंक्रीज द रिस्क, एंड स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स एज वेल, जो सैचुरेटेड फैट से बनी होती हैं, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल. इफ यू टॉक अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड, सो नॉन वेजिटेरियन फूड से इतना शायद कंट्रीब्यूशन ना हो अगर आप उसको एक ठीक तरीके से खा रहे हैं. आप फ्राई ना करिए चीज़ों को, आप ग्रिल करके खाइए. एग में आप थोड़ा येलो का क्वांटिटी कम कर दीजिए. डोंट, इट्स नॉट कि आप सिर्फ येलो खा रहे हैं, आप येलो की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए अगर आपको येलो पसंद है. येलो इज हाई इन कोलेस्ट्रॉल, बट व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज दैट कोलेस्ट्रॉल इज वेरी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड. सो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि अगर आपने येलो छोड़ दिया या चिकन छोड़ दिया तो आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है. सो आई ट्राई एंड अवॉइड रेड मीट. इंडिया में रेड मीट का कंजम्पशन काफ़ी कम है बाहर के देशों से, क्योंकि इंडिया में बीफ और मटन काफ़ी कम यूज़ करते हैं. तो these are some of the things that you can do to improve your cholesterol and improve your overall health. डॉक्टर, आपने ना ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स पे काफ़ी फोकस किया है. थोड़ा एक्सप्लेन करिए किन सोर्सेज से मिलते हैं, किन सोर्सेज से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. देखिए, जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये सब वनस्पति, डालडा, these are all very high in trans fats. Okay. And it is also comparatively cheaper. So a lot of the halwais, a lot of commercial cooking जो होती है वो इन सब चीज़ों से होती है. And this is very deleterious to your health, because इससे जब आप खाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत होती है बॉडी के अंदर, और इन्फ्लेमेशन होती है और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है. So that can increase the risk of heart disease. And saturated fats come a lot from ghee. So having a little bit quantity of ghee is okay, but it should not be the only mode of replacement. Ghee and butter, they are okay to have in little moderation, but not कि आप उसको दिन सुबह रात खा रहे हैं, because that can once again increase your risk of heart disease and heart problems. It has to be had in moderation. Mild to moderate amount should be consumed. परफेक्ट. तो डॉक्टर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें किस तरह से जो खाने की चीज़ें हैं उनको मॉडरेशन में खानी है. एक हमारे और यूज़र हैं जिनका ये सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल का सही रेंज क्या होता है, क्योंकि कई बार लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो बोल रहे थे कि मैं सोशल मीडिया पे गया, मुझे बहुत अलग अलग रेंजेस मिली, मुझे डॉक्टर से जानना है कि कोलेस्ट्रॉल का सही रेंज क्या होता है, कब कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है. देखिए, ये है काफ़ी एक इंडिविजुअल पे हम देखते हैं आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपकी बाकी हेल्थ फैक्टर्स क्या हैं, आपको डायबिटीज़ है नहीं है, आपको हार्ट अटैक हो चुका है नहीं हो चुका. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी टेक इनटू अकाउंट जब हम कहते हैं कि आपकी एज के लिए और आपके टाइम के लिए आपकी कोलेस्ट्रॉल का नंबर हाई है या लो है. नॉर्मली अगर हम बोले द टोटल कोलेस्ट्रॉल वी वांटेड less than 200 for sure. Okay. And the triglycerides also we want less than 200 for sure. That is the मोटा अगर हम बोले. लेकिन इसके अंदर there are subsets of cholesterol as well. Now HDL is the good cholesterol in our body. We want that HDL number to be high. And LDL is your bad cholesterol, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिससे blockages होती हैं और brain के stroke हो सकते हैं. All these things can happen. And we want that number to be low. So your HDL should be high and your LDL should be low. And your total cholesterol should also be within normal range. जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी यंग टीनेजर का कोलेस्ट्रॉल देखेंगे तो उसका कोलेस्ट्रॉल नंबर होगा 50, 60, 70 LDL कोलेस्ट्रॉल. LDL कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ मैं. तो 50, 60, 70, 80 के आसपास होगा. And then as we grow older, as we age, as our eating patterns change, as the genetics change, this cholesterol number tends to increase. So this can go to 120, 130, the LDL cholesterol, 140, 150. Many times it even goes to 160. And in those cases, we definitely need to start thinking कि हमें इस LDL cholesterol को कम करना है, even though you may not have risk factors. So that is some of the overall things. अगर आपका हार्ट अटैक हो चुका है, अगर आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो चुका है, या अगर आपको डायबिटीज़ है, we definitely want your LDL cholesterol less than 100, right? Less than 100. तो उसके लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, आप अपने खान पान में बदलाव करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं. एंड देन अगर आपको ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके काफ़ी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या आपके काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो ब्रेन में हो, टांग की आर्टरीज में हो या हार्ट की आर्टरीज में हो, then those cases we want your LDL cholesterol lesser than 50 also.
So that is how aggressive we become, because we have noted कि जितनी आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई होती है उतनी आपकी रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ओके, सो डॉक्टर अगर बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन गया है तो क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बिकॉज यू मेंशन कि अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या इसका असर हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स जो हैं, लिवर है, किडनी है, इन सब पर भी पड़ता है? देखिए, हमें ये समझना है जो हार्ट की ये ब्लॉकेजेस होती क्या हैं। हाँ बिल्कुल, राइट, वहाँ से शुरू करते हैं। तो Perfect. जैसे कि हमारा घर होता है, तो घर में आपके ट्यूब लगे होते हैं, राइट, जो पानी लेके जाते हैं। ठीक है। तो वो आप नलका खोलते हैं, पानी आता है, चाहे वो बाथरूम में हो चाहे वो किचन में हो, राइट। तो अगर एक आपके पाइप में जंग लग गया, राइट, तो हो सकता है कि आपके दूसरे पाइप्स में भी जंग लगना शुरू हो गया हो, राइट। सो द सेम ट्यूब, इट इज द सेम ट्यूब, इट इज द सेम मेटल कैरिंग द सेम वाटर, सेम पानी जा रहा है उस ट्यूब में। तो अगर एक जगह प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है दूसरी जगह भी प्रॉब्लम आई हो। सिमिलरली जो हमारी आर्टरीज होती हैं पूरी बॉडी की, जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती हैं, चाहे वो आपका पाँव हो, आपका टो हो, से लेकर आपका ब्रेन, सब जगह आर्टरीज जाती हैं। तो अगर आपकी टो की आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हो सकता है आपकी बाकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो, राइट। सो सम ऑफ द बिग आर्टरीज जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो है ब्रेन की आर्टरीज, जिसको हम कैरोटिड स्टेनोसिस कहते हैं, कि जो ब्रेन में अगर ब्लड नहीं जा रहा। आपकी किडनी की आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो किडनीज में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, दैट कैन हैपन। आपकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी टांगों की आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है, देन यू स्टार्ट हैविंग क्लॉडिकेशन पेन, कि आप चलने में आपको तकलीफ होती है, यू स्टार्ट हैविंग दैट डिस्कम्फर्ट। गैंग्रीन हो सकता है, जब आपकी टांग काली पड़ जाती है, आपका घाव भरता नहीं है, बिकॉज ऐसे केसेस में योर ब्लड, योर दैट घाव जो होता है इट नीड्स मोर ब्लड, बट ब्लॉकेजेस है तो ज़्यादा ब्लड पहुँच नहीं पाता, तो उसके चलते गैंग्रीन हो जाता है, आपका वुंड हील नहीं करता। सो दैट बिकॉज ऑफ blockages in the arteries of your legs or in your aorta. So these are some of the problems that can happen, and it all depends कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है, कहाँ ब्लॉकेज हुई है, कैसे ब्लॉकेज हुई है, किस ड्यूरेशन में ब्लॉकेज हुई है, इज इट ऑल ऑफ अ सडन और इज इट समथिंग दैट हैज हैपेंड स्लोली एंड स्टेडली। सो आई थिंक दिस प्रिंसिपल कि अगर एक जगह नलके में एक पाइप में प्रॉब्लम है तो दूसरे पाइप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, काइंड ऑफ हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड that this is the atherosclerosis is not जो atherosclerosis जो होता है, जो एक प्लाक का बिल्डअप होता है, ब्लॉकेजेस का बनना होता है, it is not limited to one body part, it can happen in any body part. ओके, आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपका दिल का हाल सही नहीं है तो बॉडी में और जो पार्ट्स उन पर क्या क्या मेजर इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। सो डॉक्टर, एक हमारे यूज़र है, उन्होंने ये भी सवाल किया है, क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी में हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें, क्या तरीका है उसका? देखिए, 2-3 तरीके होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के। एक इज डेफिनेटली मेडिसिन्स, राइट, यू हैव टू टेक मेडिसिन्स टू रिड्यूस the cholesterol levels. The second is diet, जो खान पान होता है आपका, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, it just use your common sense, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंडिया में हम लोग वेजिटेबल्स बहुत कम मात्रा में खाते हैं, हरी सब्जियाँ, बीन्स, very good for you, very good, high source of protein also, dal, very good, once again very beneficial for you. Increasing the intake of fruits. इंडिया में इतने सारे स्टडीज हुए हैं जो कहते हैं इंडिया में हम फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत कम है। सो डूइंग दैट, reducing the intake of fried food, fatty foods, processed sugars, जो हम लोग जूसेस में लेते हैं, हम लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में लेते हैं, शुगर इज़ वेरी बैड फॉर यू, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, उससे आपका वेट बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होती है, all these things can happen. I think these are some of the simple things that you can do. And problem ये होती है कि लोग लेते हैं इसको, अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव करते हैं कुछ दिनों के लिए, and then back to pavilion हो जाता है। Exercise is very important, चाहे वो उसका कोलेस्ट्रॉल पे कितना इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, but exercise is very very good for you. And when you say exercise, लोग कहते हैं कि घर के सामने पार्क है, आप जाते हैं पार्क में, लोग टहल रहे होते हैं, धीरे धीरे टहल रहे होते हैं, कहते हैं जी हम तो एक्सरसाइज करके आ गए, बट दैट इज नॉट रियली एक्सरसाइज, इट्स मूवमेंट। यस, इट इज डेफिनेट मूवमेंट, इट इज बेटर देन सिटिंग
एंड कुछ नहीं करना, बट इट इज़ नॉट टेक्निकली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, थोड़ा पसीना आता है, थोड़ी हाफनी होती है, आपके बॉडी को लगता है हाँ मैंने आज कुछ मेहनत का काम करा है, कुछ किया है, दैट इज एक्सरसाइज। तो हार्ट के लिए डॉक्टर ये भी बोलते हैं ना कार्डियो बहुत अच्छा होता है, तो एक्चुअल में कार्डियो इफेक्टिव होता है हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? Absolutely. So I think cardio is very important. It stresses your heart. It makes your heart more resilient. You know, there is data to show कि अगर दो लोगों को हार्ट अटैक हुआ, एक जो कार्डियो करता है और एक जो कार्डियो नहीं करता, राइट? द वन गाय जो कार्डियो जो करता है वो थोड़ा चबी है, लेकिन वो कार्डियो करता है, राइट? और एक जो पतला सुकड़ा सा आदमी है जो कुछ नहीं करता, लेकिन उसको हार्ट अटैक होता है, वो कार्डियो नहीं करता। सो a chubby guy who does cardio and a thin guy who does not do cardio, right? If both of them have a heart attack, or if both of them undergo any surgery for that matter, the guy who does cardio is going to be stronger, he's going to recover faster, he's going to be overall better, and if he undergoes a surgery for that matter, चाहे वो heart surgery हो चाहे वो कोई और surgery हो, the person who does cardio or who exercises is going to come out much better. So there is a lot of data इसके बारे में. Okay. In fact, it is not just cardio. I think we also underestimate the level of strength training. That's true. Right? Muscle building. So muscle building is also very important, जो बहुत कम होता है हमारे देश में अगर हम देखेंगे overall. You know, लोग टहल टूल के आ जाते हैं, थोड़ा stretch कर लेते हैं. But I think building muscle is very important because as you age, आपका sarcopenia होता है, which is muscle gets lost. Right? And muscle is important for movement, and you see people in the 60s, 70s and 80s who have lost a lot of muscle क्योंकि उन्होंने exercise नहीं करी, कभी muscle पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, and now they have problems with stability, right? Getting up from a standing position, getting in and out of a car, right? Muscle plays a very important role in that, and there are also much more benefits of strength training. परफेक्ट डॉक्टर, आई थिंक आपने बड़े ही आसानी से समझा दिया है कि एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में और कैसे हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, ओवरऑल हेल्थ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। अब डॉक्टर एक और हमारे यूज़र है जिनका ये सवाल है कि डॉक्टर मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फिट रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ऊपर नीचे रहता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या जो बंदा फिट दिख रहा है हमेशा ही होता है कि उसका ब्लड प्रेशर ओके रहे, नॉर्मल रेंज में रहे? देखिए, जो ब्लड प्रेशर, पहले हमें ये समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जैसे कि हमने इन ट्यूब्स की बात करी थी जो पूरे घर में पानी लेके जाते हैं, जो पाइप्स जो पानी लेके जाते हैं, तो जब वो पाइप पानी लेके जाते हैं तो वो एक प्रेशर पे जाता है, राइट? देयर इज अ सर्टेन प्रेशर एट व्हिच द वाटर गोज। दैट्स ट्रू। एंड जब आप अपना नलका खोलते हैं तो या धीरे धीरे आता है या बहुत जोर से आता है, राइट? सो दैट इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेशर इन द ट्यूब्स। सिमिलरली आवर बॉडी में जो ब्लड जाता है हर ऑर्गन में, वो एक प्रेशर पे जाता है, राइट? दैट प्रेशर इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। That pressure is called the blood pressure. That pressure should not be too high. Okay, that pressure should not be too high. So anything more than 140 over 90, it comes. जो blood pressure होता है उसके दो नंबर होते हैं, एक ऊपर वाला नंबर, एक नीचे वाला नंबर। ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहते हैं systolic blood pressure, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको कहते हैं diastolic blood pressure. So if your blood pressure is more than 140 over 90, that is by definition hypertension, and you require medicines for it. Okay. ठीक है। That is by definition hypertension and you require medicines for it. And actually hypertension की actually definition अब change भी हो गई है। So anything more than 130 is considered hypertension. और पहले 130 के ऊपर hypertension कहते हैं और 140 पे दवाई चाहिए होती है। So 130 to 140 is that range जहाँ पर आप अपने diet and lifestyle को change कर सकते हैं and अपने blood pressure को हो सकता है आप थोड़ा कम कर सकते हैं। Okay. But once you go above 140, by definition, you need medicines to control your blood pressure. So now the blood pressure is a very variable phenomenon. ये हर second बदलता है, right? So there are some things that can increase your blood pressure. So stress can increase your blood pressure. Okay. Emotional anxiety can increase your blood pressure. आप कभी काफ़ी बारी होता है कि कोई आदमी कोई दुर्घटना सुनता है या एकदम कोई स्ट्रेस हो जाता है एंड इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दैट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स बाय द बॉडी, इट्स कॉल्ड द फियर एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो जैसे कोई घटना घटी या एकदम आप डर गए किसी चीज़ से तो आपका बीपी बढ़ जाता है। So that fear and flight response can increase the blood pressure, and that blood pressure further can cause problems to your body.
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी आदमी को लग रहा है कि उसको हाइपरटेंशन है या नहीं है, आप अपना एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है। आप सुबह दोपहर शाम दिन में 2-3 बारी अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, और एक ट्रेंड देखिए कि मोटा मोटा हमारा ब्लड प्रेशर कहाँ पे रह रहा है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट डेटा द करेक्ट डिसीजन कैन बी मेड कि दवाई बढ़ानी है, घटानी है, या हो सकता है दवाई की ज़रूरत ही ना हो। Right? दवाई की ज़रूरत भी ना हो। That's अगर true. if anybody is concerned about it, this is what they should do. Nowadays, a lot of corporate offices, a lot of offices have a clinic, they have a nurse, and there is a blood pressure machine. So जाके रेगुलरली तो नहीं, मैं बोलूँगा एक आम आदमी अगर कोई है, अपना 2-3 हफ्ते महीने में जाके यार एक बारी ज़रा बीपी चेक कर लो मेरा, या घर पे आज की डेट में लोग जो एसेंशियल इक्विपमेंट रखते हैं, एक फर्स्ट एड किट जो बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक थर्मामीटर होता है कि कभी बुखार हो रहा है नहीं हो रहा, ठंड लग रही है तो ज़रा चेक कर लो बुखार हो रहा है नहीं हो रहा। कोविड के बाद एक पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं लोग, यस, है ना, हाँ. देखने के लिए कि ऑक्सीजन क्या है, मेरा पल्स रेट क्या है, मेरी हार्ट रेट क्या है वगैरह देखने के लिए। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड हैव इज अ ब्लड प्रेशर मशीन, कि कभी सर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, देख लो भी ब्लड प्रेशर हाई है नहीं है, या कुछ यू आर फीलिंग फनी और समथिंग इज रॉन्ग और यू नॉट फीलिंग गुड, जस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर। एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो आप रूटीन तौर पे भी अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर चल क्या रहा है। सो दीज आर सम वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का चार्ज लेने के लिए आप ये कुछ बहुत ही सरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है तो आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। सही से आई मीन कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर आजकल लोग घर पे भी मेजर करते हैं, लेकिन सही से क्या सही तरीका है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का? क्योंकि कई बार लोग ना गलती भी कर देते हैं, कोई जब उसकी जो पट्टी बांधते हैं ना तो बहुत टाइट हो जाती है, बहुत ढीली हो जाती है कई बार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सही से घर पर कैसे ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं तो वो क्या होगा? देखिए, उसका जो तरीका होता है ब्लड प्रेशर, आज की डेट में एवरीबॉडी हैज एन ऑटोमेटिक मशीन, राइट? सो वो जो ऑटोमेटिक मशीन है, दे आर वेरी गुड नाउ डेज, एंड दे फॉर द मोस्ट पार्ट एक अच्छी मशीन एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक कर लेती है। आप अपने ब्लड प्रेशर की मशीन लीजिए, उसका कफ जो है हाथ पे फर्म रखिए, ये नहीं कि बहुत टाइट हो, मतलब एक डिसेंट टाइटनेस पे, ये नहीं कि एकदम लपेट दिया, जस्ट एज अ फर्म रख लीजिए उसको यहाँ पर, एंड यू सिट क्वाइटली फॉर 2 minutes। यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए आपको उसके आधा घंटे पहले, चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा दूर रहिएगा। अपना रिलैक्स करिए, 2-3 लंबी सांसें लीजिए और अपना बीपी चेक करिए। तो बैठना कैसे डॉक्टर? क्रॉस लेग बैठना है कि पूरा डाउन करके? सो आराम से अपनी टांग को ऐसे रखकर रिलैक्स करा, 1-8 मिनट रिलैक्स करा, अपना हाथ किसी टेबल पे रखा आपने या किसी सपोर्ट पे रखा, और बीपी मशीन को अपने हार्ट के लेवल पे रखा आपने, ऐसे जैसे ऐसे है, एंड आपने अपना ब्लड प्रेशर बटन दबाया और ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है। एंड व्हाट आई ऑफन टेल पेशेंट्स, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं जी क्या ये ऑटोमेटिक मशीन एक्यूरेट है या नहीं है, हमें क्या लगता है कि वो उसकी एक्यूरेसी नहीं है, पुरानी हो गई। सो व्हाट आई ऑफन टेल देम इज़ कि आप जो अपनी मशीन है ऑटोमेटिक मशीन, उसको आसपास की किसी डिस्पेंसरी में ले जाइए और उनसे पहले बोलिए कि आपका वो ब्लड प्रेशर एक बारी हाथ से चेक कर ले और नंबर नोट कर ले, और उसके बाद मशीन से चेक कर लें, राइट? तो एक तरह से कैलिब्रेशन हो जाता है। एक तरह से बीपी मशीन कैलिब्रेट हो जाती है। देखिए 4-5 मिलीमीटर का फर्क आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर 50 मिलीमीटर का फर्क आ रहा है, 30 मिलीमीटर का फर्क आ रहा है, इसका मतलब मशीन खराब है, राइट? तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप, एक सिंपल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करनी चाहिए, एंड नॉट रेगुलरली, डू इट वंस इन 6 months, 5-6 महीने में एक बारी जाके आपने मशीन की कैलिब्रेशन करा ली, अपनी यहाँ भी मशीन ठीक है मेरी, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। परफेक्ट। ऑल्सो डॉक्टर, एक और हमारे यूजर है जिनका ये सवाल है कि मेरे फैमिली में मेरी मदर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनका ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो कई बार वो फेंट हो जाती हैं और कई बार उनके फैमिली मेम्बर बहुत पैनिक कर जाते हैं। तो उनको ये पूछना था कि अगर कभी भी मेरी फैमिली मेम्बर में किसी को हाई ब्लड प्रेशर उनका एकदम से हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उनको शांत करूं और उनके ब्लड प्रेशर में उनको आराम मिले? देखिए, जो जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर होता है एक बहुत ही वेरिएबल फिनोमेना होता है और काफ़ी कारणों से ये ऊपर नीचे सडनली फ्लक्चुएट कर जाता है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाके हम पहले सबसे पहले एक डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, ज़रा एक बीपी का चार्ट बनाएं अपना कि मेरा बीपी कैसा रह रहा है नॉर्मल टाइम पर। हो सकता है कि उनका बीपी वैसे ही हाई रह रहा हो और जब कुछ घबराए गई या कुछ दिक्कत हुई तो वो ब्लड प्रेशर और ऊपर बढ़ गया। और काफ़ी बार अनडायग्नोस्ड एंग्जाइटी होती है लोगों को, काफ़ी बार लोग बहुत एंग्शियस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और उस टाइम उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो एंग्जाइटी को अगर हम ट्रीट करेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारा ठीक हो जाएगा, राइट? सो इफ देयर इज अ कॉज फॉर इट, ट्रीट दैट कॉज एंड द ब्लड प्रेशर शुड गेट बेटर, राइट? दैट इज वन सिंपल थिंग दैट कैन बी डन। लाइक आई सेड, सो यू बेसिकली मेक अ ब्लड प्रेशर चार्ट, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, ज़रा इन न्यूएंसेस को समझिए कि ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है, कब नहीं बढ़ रहा। और अगर कोई फेंट हो रहा है तो प्लीज़ आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, सीधा हॉस्पिटल लेके जाइए। आप घर पे ज़्यादा छेड़खानी मत करिए। और अगर कोई फेंट हो रहा है देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम मालूम करें कि वो फेंट क्यों हुआ। ब्लड प्रेशर में नॉट बी द ओनली रीज़न, देयर आर many other reasons why people faint. आपके एरिथमिया हो रहा है, आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, why people faint. So अगर कोई आदमी फेंट कर रहा है then there is an entire different story और उसका वर्कअप एक अलग होता है। डॉक्टर ना लोग घर पे बहुत सारे होम रेमेडीज बनाकर भी देते हैं, कभी कॉफ़ी दे दिया या कभी नींबू पानी दे दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में ब्लड प्रेशर को कूल डाउन करने में मदद करती हैं? देखिए, ये आई डोंट थिंक इनका कोई ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कूलिंग करने में फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे कॉफ़ी इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, कॉफ़ी इज अ स्टिमुलेंट, उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। आपने नींबू पानी की बात करी, उसमें नमक जाता है, नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर rather than reduce blood pressure, right? So these are not therapies for blood pressure. So that is why medicines ले सकते हैं and आप एक हॉस्पिटल जाके अपना जांच कराइए कि भाई मैं क्यों फेंट हो रही हूँ, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, मुझे कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। सो दोज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एंड नॉट एट होम रेमेडीज पर से। यू नो, ब्लड प्रेशर, India is the hypertensive capital of the world. True. India is the diabetes capital of the world. And जो hypertension है, one of the major reasons for hypertension हमारे देश में अगर हम बात करेंगे, apart from very poor activity levels, apart from very poor genetics, is salt intake. Yes, that's true. नमक हमारे भारत में भर के है। आप देखिए जो नमक है, इंडिया में कहते हैं एक आम आदमी भारत में 10 से 11 ग्राम सॉल्ट खाता है पर डे। 10 से 11 ग्राम सॉल्ट खाता है। नॉर्मल जो गाइडलाइन कहती है वो कहती है एटलीस्ट लेस देन 5, प्रेफरेबली क्लोजेस्ट टू 2 and 2.5, 2 to 3। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको हम 2 ग्राम से कम कहते हैं, राइट? और जो WHO कहता है वो कहता है कम से कम आप 4-5 के आसपास रखिए उसको। और इंडिया में हम उसका दुगना तिगुना खाते हैं। हमारे पापड़ हो गए, हमारी चटनियाँ हो गई, अचार हो गया, बाहर का प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, बिकॉज सॉल्ट इज अ प्रेजर्वेटिव। दैट्स ट्रू, राइट? सॉल्ट इज अ प्रेजर्वेटिव। आप किसी भी चीज़ में नमक डालते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने नमक के कंजम्पशन को कम करें। एंड यू नो, पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी की दवाई मैं कहता हूँ आपको शुरू करनी पड़ेगी। कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो पढ़ा है कि एक बारी शुरू हो गई तो बंद ही नहीं होती। हाँ। वो इसलिए है क्योंकि आप अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करने को तैयार। I have so many patients who have adopted a very healthy lifestyle, who have made the right changes in the food, जो अपने खान पान में बदलाव लाते हैं, जो अपनी एक्सरसाइज में बदलाव लाते हैं, एक अच्छा फिट जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और उनकी ब्लड प्रेशर मेडिसिन हमने बंद कर दी हैं। उनकी डायबिटीज़ मेडिसिन हमने बंद कर दी है, उन्होंने वेट लॉस करा है, उन्होंने अच्छी चीज़ें करी है और हमने ये सब बंद कर दिया है उनका। सो देयर आर थिंग्स दैट कैन बी डन, बट यू हैव टू बी कमिटेड टू इट। है ना? इट इज नॉट कि आपने 1 महीना करा, बीपी नॉर्मल हो गया, वापस से आपका वेट गेन हो गया, वापस से आप पुराने लाइफस्टाइल पे चले। सो डॉक्टर, आई थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन है इंडिया में कि अगर एक बार हमने मेडिसिन ले ली और हमें आराम मिल गया तो हम मेडिसिन छोड़ देते हैं कि ठीक है अब कोर्स कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनको अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी हैं, उनको आराम मिल गया, उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिर बॉडी में? देखिए, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। ठीक है, राइट फ्रॉम योर ब्रेन डाउन टू योर लेग, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कैन बी अफेक्टेड। आपके पूरे शरीर के
सारे अंगों को ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है। आप ब्रेन में देखेंगे, आपके ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से। आपका रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया। आप आँख में जाइए, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। यू कम डाउन टू द हार्ट, यू कैन हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव हार्ट अटैक्स, you can go down to the legs, you can have blockages in the arteries of your leg, you can have aortic aneurysms, you can have aortic dissections। जो मेन आर्टरी होती है एओर्टा, उसमें डिसेक्शन हो सकती है, वो कट सकती है, वो फूल सकती है, it can get dilated और आपको aortic aneurysms हो सकते हैं। So it can affect every organ of your body। That is why it is very important कि जब hypertension हो किसी को, high blood pressure हो, तो उसका वो एक सही इलाज कराए और उस इलाज को कंटिन्यू करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन वो कुछ दिन दवाइयाँ खाते हैं और फिर वो दवाई छोड़ देते हैं। एंड दैट इज नॉट द राइट थिंग, राइट? इट इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, इट रिक्वायर्स अ क्रॉनिक ट्रीटमेंट। दैट्स ट्रू। एंड जो लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, आई थिंक आपका उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कंटिन्यू करें अपना कोर्स, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ऑल्सो डॉक्टर, हमने बहुत बात की है ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे हमने काफ़ी बात की है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफस्टाइल, शुरुआत से हम बात करते आ रहे हैं कि लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, क्योंकि आजकल ऑफिस कल्चर है, हम सुबह जाते हैं काम पे, पूरा दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक 10-11 घंटे की जो शिफ्ट होती है हम वो करते हैं, और खुद के लिए इतना टाइम मिल नहीं पाता। हम कभी कभार इतने आलसी हो जाते हैं, खुद के लिए निकालते भी नहीं है टाइम। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका कनेक्शन ओबेसिटी से डायरेक्टली है, क्योंकि इसकी वजह से ना एक्सरसाइज हो रही है, ना बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है। ओबेसिटी के केसेस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जो ओबीज लोग हैं, जिनको ओबेसिटी है, वो कितने रिस्क पर है हार्ट प्रॉब्लम के? देखिए, ओबेसिटी जो होता है, जैसे कि आपने बताया, वन कंपोनेंट ऑफ ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल। ट्रू, राइट? कि एंड द अदर इज ऑल्सो स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस has shown that when people are under stress, they don't exercise, they don't make the right food choices। they are saying कि नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ, अभी मुझे जो मिल जाए मैं खा लूँगा, मेरे को छोले भटूरे ही खाने हैं, मेरे को उससे रिलीफ मिलता है, मेरा स्ट्रेस बेटर होता है। सो पीपल डोंट मेक द राइट चॉइसेस। एंड व्हेन समबडी गेट्स ओबीस, राइट, जब कोई चबी हो जाता है, कोई हैवी हो जाता है, तो उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे उसको डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है, उसकी कोलेस्ट्रॉल की रिस्क बढ़ जाती है। There is some data to show कि obesity can also increase the risk of cancers। There are some cancers also that can increase with obesity। So there are a whole host of problems। पूरे शरीर को आपको affect करता है obesity। जो आपके घुटने होते हैं, डेटा है शोन की जो घुटने की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओबेसिटी में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो नेचर, बॉडी का वेट, बॉडी जो नेचर ने बनाया है, वो घुटनों को 150 किलो वजन के लिए नहीं बनाया, वो कम वजन के लिए बनाया है, लेकिन अब उसके ऊपर 150 किलो वजन जा रहा है। और जब आदमी भाग रहा होता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, ओबीस आदमी, तो उसके घुटनों पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। So, obesity can affect the entire body and it can affect the heart. It can cause a whole host of problems. And I think it's very important that all of us, हम सब लोग जो हैं, एक तरह से इसको समझें और इसके ऊपर एक्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इंडिया में जो जो इंडिया का जेनेटिक्स है, it is very classically described in literature as the thin fat phenotype। ठीक है, थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं इंडिया में। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एवरेज इंडियन मेल को देखेंगे, तो वो टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे उनको, तो हाथ, पाँव, थाई, बटक सब पतला होता है, लेकिन पेट में उनके काफी ज्यादा ओबेसिटी होती है, एक तोंद निकली होती है, राइट? पॉन्च, ट्रंकल फैट, जैसे कि आपने बोला। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक थिन ओवर हियर एंड फैट इन द स्टमक, इन एंड अराउंड द belly fat, and that is the most harmful type of fat। Belly fat is the most harmful type of fat। Now if you go abroad, if you see Europeans and Caucasians and people in America, they may not have this kind of fat। उनका जो फैट होता है वो पूरे शरीर से वो मोटे होते हैं, ना कि सिर्फ पेट में। पेट में कुछ लोग होते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो उनकी जेनेटिक्स डिटरमिन करती है, दे आर फैट एवरीवेयर एंड नॉट नेसेसरली इन द स्टमक। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द थिन फैट फिनोटाइप, एंड दिस इज द वर्स्ट टाइप। सबसे खराब तरीके जो मोटापा होता है वो इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन फिनोटाइप होता है, जहाँ पर
पेट में ज़्यादा फैट लगा होता है। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की है, क्योंकि इंडिया में यू सी अ लॉट ऑफ पीपल मोस्टली, आई थिंक जब आपने ये चीज़ बोली ना, आई फील कि ऑफिस गोइंग जो लोग हैं ना, उनका ट्रंकल फैट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरा टाइम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और इतना एक्टिविटी भी नहीं होता जितना हमने पहले मेंशन किया था। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। लेकिन किस तरह से सारी चीज़ें बीपी को भी कंट्रीब्यूट करती हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और कहीं ना कहीं अब लोगों को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत आ गई है। ऑल्सो डॉक्टर, ध्यान से मैं बात एक आपसे करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना कि हमें हार्ट का जो हेल्थ है वो अच्छी रखनी है, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें साल 2 साल में एक बार करवा लेने हैं, ताकि हमारे जो हार्ट का हाल है वो हम पता कर सकें और पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी है भी या नहीं है, हम रिस्क पर तो नहीं है हार्ट प्रॉब्लम्स के? देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है, या मुझे रिस्क है, या मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ देख रहे हैं, कोई यहाँ किसी की डेथ हो गई, कुछ वहाँ डेथ हो गई, आप जरा चेकअप करके बता दो कि क्या चल रहा है मेरे साथ। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग that people come to you for, right? Now let us understand कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। ठीक है, राइट? पहले जड़ से शुरू करते हैं। जड़ ये है हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, राइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो दे आर द 5-6 कॉमन थिंग्स दैट कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। सो यू चेक फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसा है इनका, 2-4 दिन चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। डायबिटीज की जांच करानी चाहिए हमें, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप। एक बार तो करा ही लो, आज की डेट में अबव 30 इयर्स एक बार तो आप अपना डायबिटीज़ का चेकअप करा ही लो कि जी मैं डायबिटिक हूँ, मैं प्री डायबिटिक हूँ। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा जल्दी भी कराना है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चेक करनी चाहिए आपकी कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। लिवर का चेकअप होना चाहिए आपका, एक सिंपल LFT टेस्ट होता है देखने के लिए कि क्या चल रहा है, मेरे लिवर कैसा है, लिवर हेल्दी है या नहीं है, राइट, बिकॉज ट्रंकल फैट कैन कॉज फैटी लिवर, कैन कॉज NASH, it can cause a whole host of problems. So वो एक बार चेक कर लेते हैं। Obviously you quit smoking. Then depending upon the person, एक ECG एक टेस्ट होता है, very simple test. ठीक है, You know it's not very expensive also. आप एक ECG करा लीजिए अपना। कितना खर्चा आता है? ECG depending upon the place, 50 रुपए से 100-200, 50-100 रुपए, 200 रुपए टाइप का होता है ECG टेस्ट, राइट। तो वेरी सिंपल टेस्ट, फिर डॉक्टर आपके आगे समझेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद there can be further investigations that can be done just to get the mental peace that many patients are looking for. तो उसमें फिर डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी आप एक एको करा सकते हैं। एको यानी कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें आपको बेबी दिखता है, बेबी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सिमिलरली यू कैन गेट अ अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट विच इज कॉल्ड एन एकोकार्डियोग्राम। उसके अंदर आपका हार्ट का फंक्शनिंग, आपके हार्ट के अंदर के वैल्व्स, आपके हार्ट की स्ट्रेंथ, आपका हार्ट कैसे रिलैक्स कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ डेटा आपको मालूम पड़ जाता है। एंड देन once again there are further investigations that can be done. You can get a treadmill test, you can get a CT angio, you can get an angio, but all that is all that cannot be a one size fits all. That has to be you know decided looking at the person in front, right, कि भाई क्या रिस्क है, क्या नहीं है। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनकी हिस्ट्री कैसी रही, उनको क्या कोई मेडिकल कंडीशंस ऑलरेडी हैं या नहीं, उसके हिसाब से बाकी टेस्ट डिसाइड होता है। हाँ जी, परफेक्ट डॉक्टर। सो एक और हमारे यूजर है, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर, उनका सवाल ये है कि उनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, अब उनको हमेशा ही डर रहता है कहीं उनको दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए, तो वो कैसे अपने हार्ट का हाल जो है पता कर, एक्चुअली हेल्दी कैसे रखे वो अपने हार्ट को, उनका ये सवाल है कि मैं क्या ऐसी चीजें करूं कि मेरा हार्ट हेल्दी रहे, मुझे दोबारा हार्ट अटैक ना हो। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, लाइक मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स हैव एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, राइट, एंड द क्वेश्चन कम्स अप, दे ऑलवेज आस्क मी कि डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मुझे आगे प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती। देखिए, जो हार्ट अटैक होता है उसका जो इलाज होता है आज की डेट में मोस्ट कॉमनली इज एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, राइट। एंजियोग्राफी क्या होता है कि एंजियोग्राफी में हम जाके एक डाई देते हैं और चेक करते हैं कि आपकी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं है, अगर है तो कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज है और कौन सी आर्टरी ज़्यादा है, कम है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी एंजियोप्लास्टी होती है विच इज प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेंट डन इन द सेम सिटिंग यूजुअली। तो आफ्टर दिस प्रोसीजर जब स्टेंट लगता है, द क्वेश्चन कम्स अप कि हमें उस इलाज जो स्टेंट लगा है उसको ठीक रखना है कि उसमें ब्लॉकेज ना है, ओके, राइट। उसकी भी शेल्फ लाइफ होती है स्टेंट की? वो शेल्फ लाइफ उतनी होती है जितनी आप रखते हैं। These stents usually last a lifetime, right?
but depending upon how much you are taking care of yourself, they can cause there can be blockages that can develop over there, right? That's number one. And then number two is new blockages should not form, right? New blockages should not form either in the heart, या तो heart में या बाकी arteries में भी. पाइप तो सेम है, एग्जैक्टली. पाइप तो सेम है. उसके लिए इसके सिर्फ 2-3 चीजें कर सकते हो आप अपने डाइट पे ध्यान दो. परफेक्ट. गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड डाइट. ये नहीं करे कि सिर्फ उबला हुआ खाओ. खाने को टेस्टी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. Exactly. Doesn't necessarily have to be fried. Yeah. And if you want to have fried food, be choosy. Right? Not every time you go out आपको पकौड़े खाने हैं. You can make the right choices. Right? Watch your calories. Make sure you don't gain weight. Right? That's very important. The other is exercise. Right? You have to exercise. The exercise should be done in consultation with the doctor. ये नहीं कि होता क्या है, मेरे पेशेंट्स आते हैं एंड हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई, अब मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ, अब मेरे को जिम जाना है. हाँ, एग्जैक्टली. अब तो बस मुझे बॉडी बनानी है, अब मुझे सब कुछ करना है. अब तो मैं यही कहता हूँ उनको कि आप करिए. राइट? वंस अगेन यू लुक एट कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, आप वो सब चीजें देखिए. बट आप धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज लेवल को इम्प्रूव करिए. ट्रू. डोंट से कि टुमारो ओनली आई विल गो फॉर अ 10 किलोमीटर वॉक, जो आज मैंने 20 साल पहले करी थी. नहीं, धीरे 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 अपने एक्टिविटी को इम्प्रूव करिए. देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि आपको जल्दी हाफ नहीं हो रही है, या आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, या आपको दर्द तो नहीं हो रहा. राइट? सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एंड द थर्ड थिंग इज मेडिसिन्स. राइट? Patients often come and tell me, डॉक्टर साहब मेरे को इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, 2-3 दवाइयाँ चल रही होती हैं, दवाई मेरी कम कर दो, ये कर दो. और काफ़ी बारी वो बिना बताए दवाई छोड़ भी देते हैं, और उससे प्रॉब्लम हो जाती है. राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बारी आपको हार्ट अटैक आया, बहुत वैलिड चीज़ है, हमें फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को रोकना है, हमें नई ब्लॉकेजेस को आने के लिए रोकना है. और उसके 3 पिलर्स हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन्स. राइट? एंड मेडिसिन उतना ही काम करेगी जितना पेशेंट काम कराएगा. अगर आपने सिर्फ दवाई खाई और बाकी 2 चीज़ों को आपने टोटली इग्नोर कर दिया, दैट इज नॉट गुड. सो डॉक्टर, जो मेडिसिन्स हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स की, उनकी लाइफ लॉन्ग चलती है मेडिसिन्स, या एक टाइम पे बंद हो जाती हैं? यूजुअली वी कीप दीज मेडिसिन्स, एटलीस्ट सम ऑफ दोज मेडिसिन्स, लाइफ लॉन्ग. सम ऑफ दोज मेडिसिन्स डू गो ऑन लाइफ लॉन्ग, एंड दैट इज वंस अगेन मोर फॉर प्रिवेंशन. Even after 10, 15, 20 years, you want to give something for prevention. बिकॉज एक बारी अगर हुआ है तो फिर से हो सकता है. तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप लाइफ लॉन्ग दवाई कंटिन्यू करते हैं. परफेक्ट. डॉक्टर, एक और सवाल जो हमारे यूजर सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि हम खाना किस तेल से बनाएं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं तेल इतना अच्छा नहीं होता है हार्ट के लिए. और आपने भी पहले मेंशन किया था कि घी वगैरह ये सब अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करना है, और मॉडरेशन में खाना है एक्चुअली. सो सबसे हेल्दी ऑयल है क्या कुछ ऐसा जो हमारे हार्ट पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालता, उसको ज़्यादा हार्म ना करे? देखिए, ये काफी एक कंट्रोवर्शियल सा एरिया है. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट जनरली जो कंसेंसस जो सब लोग कहते हैं कि सीड बेस्ड ऑयल्स जो होते हैं, दे आर यूजुअली बेटर देन अदर ऑयल्स, लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल दीज ऑयल्स, यूजुअली बेटर देन अदर ऑयल्स. अदर ऑयल्स मीनिंग डालडा एंड बनस्पति ऑयल and saturated ghee and butter and making your food palm oil, so it's just generally better. And one thing which we tell is कि आप ऑयल्स को रोटेट करते रहिए. एक महीना ये ऑयल यूज करिए, अगला महीना एक और ऑयल यूज कर लीजिए, तीसरा महीना एक और ऑयल. so rotate the oil and keep the quantity of the oil to a minimum. right? अब जब आप खाना घर पे बना रहे हैं तो सिर्फ तेल से छिड़किए. ये नहीं कि उस तेल में ही खाना बन रहा है. right? Which is usually the case in most houses. So use your common sense. And usually in most houses in India, जब कोई घर पे खाना बनाता है तो वो तेल को कम ही इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आपका डोमेस्टिक हेल्प बनाता है, कोई घर पे कोई कुक है, तो वो बाय डिफॉल्ट टेस्टी बनाने के लिए उसमें ज्यादा तेल लगा देते हैं. आजकल तो डॉक्टर जीरो ऑयल कुकिंग का भी बहुत कल्चर है, काफी ज्यादा फेमस हो रखा है टर्म. तो एक्चुअल में जो जीरो ऑयल कुकिंग है इतनी इफेक्टिव है, करनी चाहिए, या फिर हम थोड़ा बहुत तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने जैसे मेंशन किया? देखिए, दिस इज डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल पैलेट ऑफ अ पर्सन. हर आदमी का पैलेट अलग होता है, हर घर का पैलेट अलग होता है, हर घर में खाने का अलग अंदाज और स्वाद से बनता है. राइट? लेकिन जीरो ऑयल कुकिंग में इज बेसिकली कि आप पानी के छिड़क के पानी में ही खाना बनाते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. एंड
Is that correct? Yes, Yeah. it's correct, perfectly. So जो what I've understood is कि जो zero oil cooking होती है उसके अंदर आप पानी में ही खाना बनाते हैं. So अगर if you can do that and अगर आपका स्वाद उससे बनता है and if you're able to do that, nothing like it. I know a lot of people who do that and they are very healthy and they're very fit and they're leading a very good lifestyle. They have no heart problems, they're not obese, etc. So usually if you can do that, very good. But if you want to add a little bit oil और आपके घर का वो खाने का स्वाद है, घर में सब लोग, especially dinner is one meal जो सब लोग घर पे साथ करते हैं. If you can do that and अगर आपको थोड़ा सा तेल डालना है स्वाद के लिए या अपने घर के कंफर्ट के लिए या फ्लेवर के लिए, it's not कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी आपकी, right? अमेजिंग डॉक्टर. आई थिंक हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आपने उनके सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया है और कहीं ना कहीं वो कन्विंस्ड भी हैं कि ठीक है हम ऑयल खा सकते हैं, मॉडरेशन में खा सकते हैं. एट लास्ट डॉक्टर, आई थिंक हमने इस सेशन में बहुत कॉन्वर्जेशन किया है, बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा है. आपने हमारे हर एक यूज़र के जो सवाल थे, मेजर जो क्वेश्चन हमें आते हैं, उनका बड़े ही बखूबी से आंसर दिया है. एट लास्ट मैं आपसे चाहूँगी क्या कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, अपने जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया या बीपी हो गया, जो रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज़ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको अच्छे से वो मैनेज कर पाएँ. एट लास्ट कोई मैसेज अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा. देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि देखिए, एक हेल्दी जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कोई ऐसी कोई गुट्टी नहीं है, कोई ऐसी कोई मैजिक पोशन नहीं है, मंत्रा नहीं है जिसको आपने पढ़ा और सब कुछ ठीक हो गया या आपने कुछ करा. ये सब कहीं सुनी बातें हैं, राइट? मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी मेरे चाचा के, मामा के, पड़ोसी के, भतीजे के अंकल हैं, उन्होंने ये करा, उनको इससे बेनिफिट मिल गया. ये सब कहीं सुनी बातें होती हैं. इफ यू वांट टू बी हेल्दी एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर योर हार्ट, इट्स नॉट कि सिर्फ आपने हार्ट के लिए करा, आपने पूरी बॉडी के लिए, अपने एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, देयर इज नो मैजिक पोशन, इट्स ऑल कॉमन सेंस. ये सारी बातें आपको मालूम है. जस्ट ईट हेल्दी, live healthy and be healthy. We are all under stress. Control your stress. Walk, go out for an exercise, start doing something more physical. Do not much, आधा पौना घंटा करिए, हफ्ते में 4-5 बारी करिए. अब देखिए आपका जीवन इधर का उधर हो जाएगा. You will feel much better, you will feel much energetic. Try and get good sleep. 7-8 घंटे सोने की कोशिश करिए. टाइम निकालिए अपने आप के लिए. सुबह चाहे आधा घंटा आप बाहर गए, वॉक करी, आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, आधा घंटा कम सोइए. कम सोइए मतलब ये नहीं कि नींद कम करिए. मैं ये कह रहा हूँ कि अपना सोशल मीडिया कंटेंट को कम कंज्यूम करिए. Exactly. सो अगर आपको किसी चीज के लिए टाइम निकालना है, आप निकाल सकते हैं. इट इज नॉट अ बिग डील. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड द चॉइसेस यू मेक. परफेक्ट, अमेजिंग डॉक्टर. और आपने इस सेशन में हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है. हार्ट अटैक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आवर प्लेजर डॉक्टर. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें.